गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंजाई का कॉमन इंट्रोडक्शन, आज से थोड़ा सा आगे वाला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो पूर्व वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि फंजाई का जो स्टडी कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी कहलाता है। और जो फंजाई शब्द दिया था वो दिया था गॉस्पर्ड वॉहिन ने। और उसके बाद हमने जाना था कि ये जो कोशिका होती है, फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका है। इनको टू किंगडम क्लासिफिकेशन में थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया था, फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया को, क्योंकि इनमें जड़ तना पत्ती जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है और ना ही इनमें वेस्कुलर सिस्टम अर्थात जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। वैसे ने भी यही कहा था, वैसे नामक साइंटिस्ट ने, कि ये क्लोरोफिल लेस नॉन वेस्कुलर प्लांट है। तो इन्हें पादपों में रखा गया है लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा अर्थात अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना पा सकते हैं और भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल जो है कवकों की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, जिसे फंगल सेलुलोज कहा जाता है। फंगल सेलुलोज नाम है किसका? काइटिन का। और कुछ जो लोअर श्रेणी की फंजाई है जैसे कि ऊमाइसीटीज, उनमें ग्लूकॉन की या सेलुलोज की, ग्लूकॉन तथा सेलुलोज की बनी हुई होती है। और बताया था कि लोअर श्रेणी में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बी प्लस टाइप का और टिन शेल टाइप के फ्लैजिला वहां पर पाए जाते हैं, जबकि हायर जो फंजाई है उनमें फ्लैजिला या चलनशील वो गतिशील मोटाइल नहीं होती है। और ये बताया था कि फंजाई सामान्य रूप से फफूंद का कहा जाता है। फंजाई का मतलब है कवक या फफूंद, जो हम डेली जीवन में देखते हैं। तो यहाँ हम उससे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि कोशिका की जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल फंगल कोशिका किस प्रकार से, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि इसमें द्विस्तरीय डबल लेयर स्ट्रक्चर जितने भी है कोशिकांग सेल ऑर्गन्स है वो सारे के सारे पाए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें, माइक्रो सेल वॉल पाई जाएगी जो कि किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी हुई होगी। और ये जो स्ट्रक्चर में आपको दिखाया द्विस्तरीय झिल्ली कोशिकांग सारे के सारे, जैसे कि केंद्रक है, केंद्रक पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स जो होंगे वो एटीएस प्रकार के पाए जाते हैं। ये कोशिकांगों की बात की जाए, सारे के सारे कोशिकांग दिखाएं, वैक्यूल रिक्तिका पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ खास बात यह है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए पाए जाते हैं नॉर्मल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में। लेकिन यहाँ जो राइबोसोम से फ्री है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं पाए जाते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाने के कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। तो रफ होने का कारण क्या है कि राइबोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं, लेकिन कवकों में राइबोसोम्स वो फ्री कोशिकाओं में बिखरे हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये तो था इनका। अब बात की जाए केंद्रकों की। तो केंद्रक की यदि बात की जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इसमें जो केंद्रक है फंजाई में, न्यूक्लियस, तो केंद्रक किस प्रकार के हैं? यूकैरियोटिक। कोशिका का संगठन यूकैरियोटिक है तो केंद्र का संगठन कैसा होगा? यूकैरियोटिक है। सुविकसित केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है। और केंद्रक जो है वो एक हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है। दो केंद्र कोशिका में, कोशिका जो है उसमें सामान्यतः पटयुक्त या बिना पट के पाई जाती है। और कोशिका में केंद्रक एक हो सकता है और किसी कोशिका में केंद्रक दो भी हो सकते हैं। मोनोकैरियन एक केंद्रक है या एक कोशिका में दो केंद्रक भी हो सकते हैं कहीं कहीं में, तो इसको कहा जाएगा डाई कैरियन, द्विकेंद्र की अवस्था। ये एक केंद्र की अवस्था। कुछ फंजाई में एक केंद्रक पाए जाएंगे, कुछ में हो सकता है कि डाइकैरियोनिक अवस्था आपको दिखाई दे, एक ही कोशिका में दो केंद्रक हो सकते हैं। और कुछ में जो थे जिनमें पट नहीं पाए जाते थे उनमें एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है अवस्था को सिनोसिटिक, संकोशिकीय अवस्था, सिनोसिटिक अवस्था कहा जाएगा इसको। यदि एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक है और इनमें पट नहीं पाया जाता है, सेप्टा पाए जाएंगे। हायर प्लांट जाता है सेप्टा, लोअर
जो फंजाई है उनमें सेप्टा अनुपस्थित है, और जिसके कारण से एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं। तो ये जो अवस्था है, एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रकों का पाया जाना, बहुकेंद्र की अवस्था, इसको कहा जाता है सिनोसिटिक, संकोशिकीय। हिंदी में कहा जाए संकोशिकीय अवस्था। तो केंद्रक यूकेरियोटिक प्रकार का है, एक केंद्रक हो सकता है, या एक कोशिका में दो केंद्रक हो सकते हैं, डाइकेरियोनिक अवस्था वहां पर हो सकती है। और कुछ में यहाँ पर जो दोनों केंद्रक है वो संयुक्त हो जाएंगे, जबकि फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन होने लगेंगे, जनन जो होगा, इसको कहा जाता है सिनकैरियन, द्विगुणित केंद्रक, डिप्लॉइड। ये अवस्था भी दिखाई देगी, लेकिन ये अवस्था कुछ समय के लिए है। जब रिप्रोडक्शन होगा, जब केंद्रकों का संलयन हो जाएगा तो सिनकैरियन होगा। कुछ अवस्था में ये दिखाई देंगे, दोनों केंद्रक जो है वो एक ही कोशिका में दिखाई दे सकते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ जो केंद्रक है वो होमोकैरियोटिक हो सकते हैं। होमो मतलब दोनों केंद्रक एक ही प्रकार के हो सकते हैं, तो होमोकैरियोटिक। और यदि दोनों ही केंद्रक अलग अलग प्रकार के हैं तो इसको कहा जाएगा हेट्रोकैरियोटिक। दोनों का आनुवंशिक संगठन जो है, जेनेटिक मटेरियल है, वो अलग अलग होगा। तो यदि सेम है तो होमोकैरियन, और यदि अलग अलग है, दोनों ही केंद्रक अलग अलग प्रकार के हैं, इसको कहा जाएगा डाइकैरियोन, हेट्रोकैरियोन। तो हेट्रोकैरियोन और डाइकैरियोन अवस्था, और ये होमोकैरियोन। ये तो हो गई केंद्रक की बात। केंद्रक जो होंगे उसमें न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, केंद्रक रस पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो सारे लक्षण है केंद्रक के, वो सारी सारी गुणसूत्र पाए जाएंगे, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। तो सभी यूकेरियोटिक प्रकार का संगठन यहाँ पर पाया जाता है। अब बात की जाए पोषण, तो संचित भोजन की बात की जाए तो यहाँ पर स्टोरेज फूड जो है संचित भोजन है, क्योंकि यहाँ पर फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण से ये अपना भोजन नहीं बना पाते। तो संचित भोजन क्या होगा यहाँ पर? ग्लाइकोजन और ऑयल, तेल हो सकता है, वसा या तेल बूंदों के रूप में पाया जाता है। संचित भोजन जो होगा ग्लाइकोजन के रूप में या ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल वसा के रूप में पाया जाता है। अब पोषण की बात की जाए यहाँ पर कि ये पोषण किस प्रकार से लेते हैं। फिर मान लो क्लोरोफिल नहीं है तो पोषण का क्या है? तो पोषण में देखिए, न्यूट्रिशन की बात की जाए पोषण, तो यहाँ जो है फंजाई में तीन प्रकार का पोषण है। तीन प्रकार से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अपना भोजन बनाने में असमर्थ है, तो भोजन क्या करेंगे? दूसरे से लेंगे। तो तीन प्रकार कौन कौन से है? या तो हो सकते हैं पैरासिटिक प्रकार के परजीवी, ये दूसरे पादपों पर रहकर उनमें रोग पैदा करते हैं और वहां से अपना भोजन, इनके लिए विशेष संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। ऑस्टोरिया चूषकांग, जो कोशिका के जो होस्ट प्लांट है उसके अंदर घुस करके उनसे पोषण को ग्रहण करते हैं, उनमें रोग पैदा कर देते हैं। ये तो पैरासिटिक परजीवी हो सकता है। या सैप्रोफिटिक, मृतोपजीवी, सैप्रोफिटिक हो सकता है, फाइटिक, मृतोपजीवी, सड़े गड़े पदार्थों से या लकड़ी से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो हो गया सैप्रोफिटिक, मृतोपजीवी, सड़े गड़े पदार्थों से। जैसे ब्रेड है, ब्रेड से भी ये अपना भोजन ले लेते हैं, या कोई रोटी फफूंद लग गई तो उससे भी ये सड़े गड़े पदार्थ, हुमस है, गोबर है, या लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए पुराने, उनपे भी ये ग्रोथ करती है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करती है। वो हो गए सैप्रोफिटिक। तो कुछ जो हो सकते हैं वो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। कुछ इसमें यहाँ भी इसमें डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ ऑब्लिगेट है, अविकल्पी, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, और कुछ फैकल्टेटिव है जिनके पास विकल्प भी है। वो सैप्रोफिटिक भी है और ऑब्लिगेट भी वो हो सकते हैं, वो पैरासिटिक भी वो हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोंट, सहजीवी। सहजीवी में यदि ये
एल्गी के साथ रहते हैं, शैवालों के साथ रहते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन एल्गी के साथ पाए जाएंगे। एल्गी के साथ इनका सहजीवन है, तो ये दोनों के दोनों क्या बनाएंगे? लाइकेन का निर्माण करेंगे। यहाँ क्या होगा कि एल्गी जो है वो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और एल्गी क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना भोजन आसानी से बना सकती है। तो शैवाल अपना भोजन बना सकते हैं, और ये जो है कवक क्या करते हैं, इसको चारों ओर से कवर करके, मतलब ये जो है वो सॉफ्ट होती है एल्गी, तेज धूप में ऐसे स्थानों पर जहां पर पानी नहीं मिल रहा है तो वो तेज धूप में नष्ट हो सकती है। तो ये जो फंजाई क्या करती है, इसको चारों ओर से कवर करती है, डायरेक्ट सनलाइट एल्गी का ना पड़े, वो नष्ट ना हो। और साथ में ये राइजोट्स, इनमें राइजोट्स बन जाते हैं, मूलाभास बन जाते हैं, उनके कारण से पानी का अवशोषण करते हैं। तो पानी किसको देते थे? एक तो आवास प्रदान करेंगे, फूड पानी प्रदान करेंगे, तो पानी की और आवाज देने के लिए तो फंजाई, और भोजन वो किससे ले लेते हैं? एल्गी से। दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार का सहजीवन कहलाएगा लाइकेन में, एल्गी में। दूसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा प्रकार का भी है, कवक मूल। इसमें क्या होता है माइकोराइजा में कि ये जो कवके हैं वो हायर प्लांट्स की रूट्स में, जिनमें कि रूट हेयर पूरे तरह से विकसित नहीं हो पाते, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जीरोफिटिक है, हायर प्लांट्स है, और उनमें क्या होगा कि रूट हेयर नहीं पाए जाने के कारण वो पानी से, वो सॉइल से पानी का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते सही ढंग से। तो उन स्थानों पर क्या होता है कि ये जो कवके हैं वो रूट के चारों ओर पाई जाएंगे, हायर प्लांट की रूट्स को चारों ओर से घेर लेती है, वहां पर इनको क्या मिल जाएगा? जगह मिल जाती है रहने के लिए। और वो जो पानी एब्जॉर्ब करती है ये रूट है राइजोट्स के द्वारा, कवक तंतु के द्वारा, वो पानी किसको दे दिया जाता है? प्लांट्स को प्रदान कर दिया जाता है, और उसके स्थान पर इनको क्या मिल जाता है? वो भोजन प्राप्त करते हैं, हॉस्टोरिया में बन जाते हैं, और रहने के लिए उनका आवास मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोनों जो हायर प्लांट के साथ सहजीवन है इनका, वो माइकोराइजा कहलाएगा। हायर प्लांट से पाइनस में पाया जाता है, पाइनस की पादपों की जड़ों में। तो ये था, हमने देखा कि ये फंजाई का इंट्रोडक्शन हो गया कि फंजाई का शरीर जो है वो कवक तंतु से बना हुआ होता है, और बहुत सारे कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनाते हैं। और जो कोशिका है वो यूकेरियोटिक प्रकार की है, केंद्रक सुविकसित प्रकार का पाया जाता है, और संचित भोजन जो है वो ग्लाइकोजन या वसा या तेल बूंदों के रूप में पाया जाता है। स्टार्च इनमें बिल्कुल एब्सेंट है, तो यहाँ ध्यान रखना स्टार्च नहीं पाया जाएगा फंजाई में। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जो कि फंगल सेलुलोज जिसको कहा जाता है। और दूसरा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण की बात की जाए तो पोषण, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो 3 प्रकार का पोषण है इनमें। तो ये था फंजाई का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फंजाई में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जनन करते हैं। तब थैंक यू वेरी मच।